नमस्कार, गुड मॉर्निंग। द टाइम इज 2:13 AM। कल तो 2:03 पे स्टार्ट हुआ था, कल भी 2:13 पे स्टार्ट हुआ था यार, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अरे वाह, है नहीं। और मुझे लगता है कि इस पेन का निब खराब हो गया, क्योंकि अब ये यहाँ पे लाइन लाइन से आ रहा है ना। आई हैव टू चेंज द निब, नो प्रॉब्लम। ओके, सो अभी तक लेक्चर 8 तक हो चुका है, एंड आई होप कि जिसने भी लेक्चर 8 तक देखा है उसको अभी तक बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और वो आगे भी कंटिन्यू रखना, क्योंकि जब तक ये लेक्चर चलेगा यू विल बी लर्निंग फ्रॉम एवरी लेक्चर। ठीक है, हर लेक्चर से आप कुछ ना कुछ सीखोगे ही सीखोगे। जो लोग नए आए हैं, जो पहली बार देख रहे हो, आई वुड से कि तुम लेक्चर फर्स्ट से देखो। एक बार लेक्चर फर्स्ट से देखोगे तो तुम्हें लेक्चर 8 तक आते आते तुम क्वेश्चन 4-5 तो अपने आप ही सही करने लगोगे। बिगिनर्स के लिए हो चाहे रिपीटर्स के लिए हो, ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम पेपर ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। चाहे आप बिगिनिंग कर रहे हो चाहे आप रिपीटर हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उससे। अगेन आई विल टेल कि भैया अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो जस्ट लाइक द वीडियो, पुट वन लाइक देयर, एंड कमेंट में तो जो मैं पूछूंगा आपसे होमवर्क में वो तो आपको बताओगे ही। बाकी आपने क्या सीखा इस वीडियो से, आप उसको भी उस वीडियो को कमेंट करके बताओगे वीडियो में। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं चाहता। अगर मैं आपको एक और बात बताऊं तो अभी यहाँ पे मेरे बगल में जो फ़ोन रखा हुआ है, मेरे फ़ोन में आपके लिए मैथमेटिक्स की वीडियो भी अपलोड हो रही है। हाँ, ये वीडियो भी कल आपको मिल जाएगी। अभी मैं टाइम डिसाइड नहीं किया हूँ, डिसाइड कर दूंगा। बाकी आप सब्सक्राइब किए होगे तो आपको मिल जाएगी वीडियो, आपको पता चल जाएगा। और इंस्टाग्राम में लिंक भी डाल दूंगा तो आपको वहां से भी पता चल जाएगा। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द पेपर ऑफ CGL 2024, 11 November, शिफ्ट थर्ड। ठीक है, नवा सेक्ट है अपना, लेक्चर 9 है। सबसे पहला एक ईडीएम का क्वेश्चन आ रहा है हमारा, पूछ रहा है अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन, ठीक है। अ डाइम अ डजन मतलब क्या हो गया? डजन का मतलब क्या होता है? 12। समझे ना, डजन का मतलब होता है 12। हाँ, तो इसको तुम क्या कर सकते हो? 12। अब तुम थोड़ा सोचो, देखो ये वाला तो क्वेश्चन है तुम्हें याद करने वाला, और ये बहुत बार एसएससी में पूछा भी हुआ है, तो तुम 2-4 बार देखोगे तो तुम्हारा दिमाग में घुस जाएगा, और ये बार बार तुम्हारी रिपीट भी होता रहेगा तो तुमको याद हो जाएगा। स्टिल यहाँ पे डजन का मतलब 12 होता है। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल। मतलब 12 ठो है मेरे पास, अगर कोई चीज़ मेरे पास 12 ठो है, कोई चीज़ मेरे पास 12 ठो है नंबर गिनती में, तो मेरे लिए स्पेशल थोड़ी होगा। कोई चीज़ अगर एक होता है तो वो स्पेशल होता है, कोई चीज़ अगर एक भी ना हो तो स्पेशल होता है। लेकिन 12, जब मेरे पास 12 है, सबके पास 12-12 ठो है, तो किसी चीज़ के लिए वो स्पेशल होगा? नहीं होगा। तो डाइम और डजन का मतलब होता है समथिंग कॉमन, जो कि बिल्कुल कॉमन हो, जो कि स्पेशल ना हो किसी चीज़ के लिए। ठीक है, किसी के लिए भी वो स्पेशल ना हो। जैसे कि किशन नाम है, देखो किशन कितना, इट्स डाइम एंड डजन नेम। ठीक है, 75 लोगों का नाम किशन मिल जाता है। अभी कमेंट में ही 4-5 तो किशन मिल जाएंगे, मुझे बताना तो किसका किसका नाम किशन है जो देख रहा है। ठीक है, तो डाइम और डजन का मतलब होता है समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, दिस इज द पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखो पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो मस्ट है, तो मस्ट के साथ क्या आना चाहिए? मस्ट बी। देखो मस्ट बी कहाँ लिखा हुआ है? हैव टू बी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, मस्ट बी ये ऑप्शन हो सकता है, कैन बी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, हैज टू बी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आंसर हो गया। मस्ट देखा हमने, मस्ट के साथ क्या लगना चाहिए? मस्ट बी लगना चाहिए। मतलब अगर एक्टिव में मस्ट है तो पैसिव में क्या होगा? मस्ट बी होगा। मस्ट बी हमने ढूंढ लिया कहाँ पे, और हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, ओके। ये आता है हमारा क्या है? PQRS। ठीक है भाई, कल के वाले लेक्चर में भी आप लोग बता रहे थे कि एक PQRS गलती थी, तो आई वुड अपोलोजाइज फॉर दैट। देखो मेरा क्या है कि मैं आपको यहाँ से आंसर देख के नहीं बता रहा हूँ। मैंने पेपर को ऐसे ही बस कॉपी कर लिया है, कॉपी पेस्ट कर दिया है, और अब मैं आपको आपके सामने आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि मैं भी अपना ओरिजिनल दिमाग लगा सकूँ जो मैं एग्जाम में सोचता हूँ। ठीक है, अगर मुझे आंसर ही पता रहेगा तब तो मैं आपको बता ही दूंगा कि कौन सा आंसर, मैं किसी तरह से आपको मैनिपुलेट करके आंसर ले आ दूंगा। लेकिन मैं आंसर इसलिए नहीं देखता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली बता सकूं, जो मेरा दिमाग सोच रहा है वही चीज मैं आपको बता सकूं, ताकि आप उससे रिलेट कर पाए और उस तरीके से आप सोच पाए। ठीक है, तो अगर एक आध क्वेश्चन गलती भी होती है तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। बाकी अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको करेक्ट कर देते हैं, दैट इज वेरी गुड थिंग। ठीक है, और उसके लिए मुझे जज मत करना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। मुझे पता है कि आई एम नॉट अ मास्टर, मैं टीचर नहीं हूँ कोई, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि एक एस्पिरेंट को कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, बस मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई वुड, मैं समझूंगा कि आप लोग मुझे जज नहीं करोगे उस चीज के लिए। ठीक है ना? ओके, तो PQRS है, क्या कह रहा है? अ बिग फैंसी ड्रेस बॉल वाज अरेंज टू सेलिब्रेट देयर होम कमिंग। देयर होम कमिंग, किसकी होम कमिंग हमें नहीं पता है। इसका मतलब ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ए से स्टार्ट होने वाला कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है, नहीं छोड़ देंगे। इट मस्ट हैव बीन अ टेरिबल शॉक फॉर अ यंग गर्ल। क्या था? इट मस्ट हैव बीन अ टेरिबल शॉक। ऐसा क्या शौक था भाई? ऐसा क्या हुआ था जो उसके लिए शौक था? हमें पता चला? नहीं पता चला, मतलब बी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो बी वाला कौन सा है? ये और ये है। अरे भाई, तो यही आंसर है हमारा ना। दिस इज द आंसर, है कि नहीं?
हमने क्या कहा कि देयर होम कमिंग, किसका होम कमिंग हमें नहीं पता, इसका मतलब कि ए के बारे में हमें नहीं पता है कि क्या हो सकता है, तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इट मस्ट हैव बीन अ टेरिबल शॉक, ऐसा क्या हुआ था जो उसके लिए टेरिबल शॉक था, भाई हमें तो नहीं पता, हो सकता है किसी सी या डी में बताया गया हो। तो इसका मतलब बी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, तो बी से स्टार्ट नहीं हो सकता, बी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, तो मतलब डी से स्टार्ट होगा, और डी एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, वही हमारा आंसर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट स्पीच हैज ऑलवेज परस्यूड पीपल टू वर्क फॉर देयर बेटरमेंट। ठीक है, एलोक्वेंट स्पीच क्या होता है, एक ऐसा स्पीच होता है जो कि लोगों को परसुएट करे, लोगों को क्या करे, लोगों को वो कर दे, मतलब मैनिपुलेट कर दे, या लोगों को मोटिवेट कर दे। जैसे मैं कुछ बोलता हूँ तुमको, तो तुम मोटिवेट हो जाते हो ना, मोटिवेट हो जाते हो ना कि हाँ किशन भैया ने कुछ बोला है तो ऐसा करना है। तो ऐसे इलोक्वेंट स्पीच को क्या बोलते हैं, हमें साइनोनिम पूछ रहा है उसका। ठीक है, तो वेग क्या होता है, वेग मतलब होता है अनक्लियर। तो मैं अगर कोई ऐसी चीज बोलूँ जो तुम्हें समझ में नहीं आए, तो तुम उससे मोटिवेट हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, नहीं। शॉर्ट, छोटा सा बोलूँ तुम समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। ऐसा कुछ डिटेल में बताऊंगा तब तो तुम जान पाओगे ना कि हाँ किसका डिटेल क्या है, कैसे सॉल्व होता है, नहीं। अब एक आ गया आर्टिकुलेट और इनआर्टिकुलेट। ठीक है, यही दो ऑप्शन में से कोई एक आंसर है। अब यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हैं क्या होगा। मैंने आपको बोला कि इलोक्वेंट स्पीच है जिससे आप मैनिपुलेट हो सकते हैं, आप मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ मुझे ऐसा करना है। तो क्या दे रहा है एलोक्वेंट, हमें एक पॉजिटिव साउंड दे रहा है ना, कि एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो साइनोनिम पूछ रहा है तो हम पॉजिटिव वर्ड के साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इन जहाँ पे लगता है वो नेगेटिव का सेंस आ जाता है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, दिस इज द राइट आंसर, आर्टिकुलेट। है कि नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, एरर फाइंड करना है। अब देखो भाई, तुम्हें एरर फाइंड करना है। देखो, अरे यार मतलब इस एरर के लिए अगर मैं क्या बोलूं, छोड़ो। देखो क्या है, दे सीक्रेट डिसाइडेड टू लीव द काउंट। चलो तुम्हें मैं अपने स्टेप्स बताता हूँ कि तोड़ तोड़ के, हमने तोड़ तोड़ के एक एक ऑप्शन को चेक कर दिया। क्या है टू लीव, टू लीव मतलब क्या हो गया, जाना। कहीं से कुछ गड़बड़ लग रहा है, टू लीव मतलब क्या हो गया, जाना। ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द टाउन, द टाउन मतलब कोई कस्बा है। कोई गलती लग रही है इसमें, नहीं लग रही है। डिसाइडेड, डिसाइडेड में क्या गलती लग रही है भाई, डिसाइड मतलब फैसला कर लिया। दे सीक्रेट, यही बचा, तो यही आंसर है, मतलब कि यही वाला गलत है हमारा। अब इसका आंसर होगा दे सीक्रेटली डिसाइडेड, एकदम चुपके से उन्होंने डिसाइड किया, सीक्रेट नहीं, सीक्रेटली। एडवर्ब है ये। हाँ, कैसे डिसाइड किया उन्होंने, सीक्रेटली डिसाइड किया। कैसे डिसाइड किया उन्होंने, सीक्रेटली, गोपनीयता से बिल्कुल डिसाइड किया, बिल्कुल चुपके से डिसाइड किया कि वो टाउन छोड़ के, कस्बा छोड़ के चले जाएंगे। तो टू लीव में भी कोई गलती नहीं थी, टाउन में भी कोई गलती नहीं थी, डिसाइड में भी कोई गलती नहीं थी, तो यही गलती है, तो यही वाला आंसर होगा हमारा। और राइट आंसर क्या हो गया इसका, दे सीक्रेटली होगा। सीक्रेट की जगह क्या होगा, सीक्रेटली। ठीक है, याद रखना है, सीक्रेटली है ये। दे सीक्रेट, नाउन कैसे आ जाएगा भाई यहाँ पे, नहीं होगा। ठीक है, दे सीक्रेटली डिसाइडेड टू लीव द टाउन। क्वेश्चन नंबर 6, अब बताओ, साइनोनिम पूछ रहा है और एक्सपर्ट पूछ रहा है। भाई एक्सपर्ट का मतलब तुम पता है ना, एक्सपर्ट मतलब किसका होता है, जिसको पारंगत हासिल हो, जो बहुत तेज हो किसी चीज में। तो इग्नोरेंस, एक्सपर्ट मतलब क्या है, पॉजिटिव है। इग्नोरेंस नेगेटिव वर्ड नहीं हो सकता। लैक मतलब किसी चीज की कमी, नहीं हो सकता। क्लमजीनेस कल ही बताया था, जो थोड़ा सा मतलब क्या होता है, गंदा टाइप का होता है, या कुछ थकान, क्या बोलता है क्लमजी मतलब आलस टाइप का होता है, कुछ ऐसा होता है ना। कल ही के लेक्चर में आप लोगों ने सही किया है क्लमजी वाला आंसर को। तो क्लमजीनेस हो गया, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही आंसर होगा। हम जानते भी हैं कि प्रोफिशिएंट बोलते हैं, कोई किसी चीज में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट है। हाँ, कोई किसी चीज में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, एक्सपर्टाइज है, प्रोफिशिएंट उसका साइनोनिम हो गया, है ना। प्रोफिशिएंसी जानता है ना, बोलते हैं ना कि मेरी प्रोफिशिएंसी बढ़ गई है, मेरी प्रोफिश जैसे कि आपको इस इंग्लिश के लेक्चर को देखने के बाद आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ गई है ना। तो प्रोफिशिएंसी बढ़ गई है मतलब क्या हो गया, आप एक्सपर्ट होते जा रहे हो धीरे धीरे। वही चीज़ तो पूछ रहा है ये, आपके डेली लैंग्वेज से ही तो पूछ रहा है, डेली लैंग्वेज का यूज तो है ये, इसमें कौन सा आपको हार्ड एंड फास्ट रूल याद करना है, नहीं याद करना है भाई। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे इस पेन का नीब चेंज कर लेना चाहिए। जस्ट होल्ड अ सेकंड, मैं क्वेश्चन नंबर 7 लगा देता हूँ, तुम खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, तब तक मैं नीब चेंज करता हूँ इसकी। तेरा चेहरा जब नजर आए, मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। चलो भाई, हो गया, पेन का नेप चेंज हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या था भाई, अच्छा इनकरेक्टली स्पेल्ड, बहुत बढ़िया, अच्छे क्वेश्चन पे रुके थे हम, है ना। स्पेलिंग आपको चेक करनी थी कि कौन सी स्पेलिंग गलत है। देखो टम्बलर की स्पेलिंग सही है, अब देखो सही चले, अरे अभी भी चल रहा है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या मेरी राइटिंग में, टम्बलर नहीं, अब ठीक है। टम्बलर की स्पेलिंग सही है। क्वेंच,
क्वांच नहीं होता, क्वेंच होता है। क्या होता है? क्वेंच होता है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप क्वेंच का मतलब लिखेंगे। होमवर्क आपका क्या है, कमेंट में आप क्या लिखेंगे? क्वेंच का मतलब QUENCH, क्वेंच का मतलब होता क्या है, और क्वेंच की स्पेलिंग 5 बार लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपका ये होमवर्क है। क्वेंच की स्पेलिंग होती है क्यू। क्वेंच मतलब होता है पानी लाना या बुझाना, प्यास बुझा देना। आई कुडंट क्वेंच माई थ्रस्ट मतलब मेरी प्यास बुझी नहीं, क्वेंच होता है उसको, क्वेंच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा देखो, ईडियम फ्रेजेस आ गया। अब तुम्हारे डेली लाइफ से तुम अपने दोस्तों को बोलते हो, रोज बोलते हो अपने दोस्तों को ये सारी बातें। नो बडी इज फूल यार, कोई यहाँ बेवकूफ थोड़ी है। समझ रहे हो? नहीं बोलते नो बडी इज फूल यार, कोई यहाँ बेवकूफ थोड़ी है। इतना इजी से तुम थोड़ी बेवकूफ बना सकते हो। नॉट इजिली डिसीव्ड, इतना इजीली तुम हमको धोखा दे दोगे क्या? दिस इज द राइट आंसर यार। फूल है, फूल है, हटा दिए। फूल है, फूल है, हटा दिए। फूल है, वाइज है, उल्टा जा रहा है। क्योंकि फूल मतलब बेवकूफ, वाइज मतलब चालाक, हटा दिए। नो बडी इज फूल, इतना जल्दी बेवकूफ थोड़ी बना सकते हो तुम, इतना कोई बेवकूफ थोड़ी है यहाँ पे। दैट इज द राइट आंसर, है कि नहीं? समझे? क्वेश्चन नंबर 9। पैरामाउंट। पैरामाउंट क्या होता है भैया? पैरामाउंट एकदम शिखर जिसको बोलते हैं, शिखर वाला काम हो गया। पैरामाउंट की किताब भी आती थी, पैरामाउंट एक कोचिंग भी था, समझ रहे हो ना? पैरामाउंट, तो पैरामाउंट मतलब होता है एकदम हाइट, पीक, सुप्रीम, जो एकदम ऊपर हो, सुप्रीम। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सुप्रीम। पैरामाउंट एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इन्फीरियर तो होगा नहीं। कोलैटरल डैमेज होता है, वो तो हटाइए, तो कोई वो है ही नहीं। ट्रिवियल मतलब होता है जो इसको बहुत कम इंपॉर्टेंट हो, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो यही एक आंसर बच रहा है, सुप्रीम आंसर होगा इसका। पैरामाउंट का मतलब भी सुप्रीम ही होता है, सबसे ऊंचा। माउंट, इसे याद करना हो तो तुम ऐसे कर लो, पैरामाउंट क्या होता है? पैरा, जो पैरा कमांडोज होते हैं वो माउंट करते हैं, वो सबसे ऊपर इसीलिए होते हैं, सुप्रीम कमांडोज होते हैं वो। दैट्स इट, इस तरह से याद कर लो। मुझे लगता है पेन के नीब में नहीं गलती थी, वो होता है ना, नाच नावे आंगन टेढ़ा वाला कहावत, वही है। मुझे लिखने नहीं आ रहा इस पे, अब मैं इसका पेन का नीब भी चेंज कर दिया, बताओ। आज ये क्या कह रहा है भैया? एक्टिव वॉइस में देखो, अब एक्टिव वॉइस में, अब मैंने आपको बताया था कि कहीं भी अगर आपको आईएनजी दिखता है तो आपको क्या दिखाई देना है? बीइंग दिखाई देगा। अगर एक्टिव में आपको कहीं पे आईएनजी दिखाई दे रहा है तो पैसिव में बीइंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे पैसिव में दिया हुआ है इसीलिए यहाँ पे बीइंग दिखाई दे रहा है पहले से ही। तो एक्टिव में आपको आईएनजी ढूंढना है, एक्टिव में आपको आईएनजी ढूंढना है। एक्टिव में आईएनजी कहीं दिख रहा है आपको? टाइप्ड यहाँ पे है, तो इसका टाइप्ड का आईएनजी फॉर्म आपको ढूंढना होगा। टाइप दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ टाइपिंग है, अच्छा हो सकता है। यहाँ भी टाइपिंग है, हो सकता है। यहाँ टाइप्स है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो, ये कह रहा है वाज है, तो वाज जब है पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, लेकिन ये क्या है? प्रेजेंट में है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये आंसर हो गया, है कि नहीं? मुझे नहीं लगता है कि मुझे पढ़ने की भी जरूरत पड़ी। मैंने ये देखा कि बीन है तो हमें टाइप्ड का आईएनजी देखना होगा। आईएनजी एक्टिव वॉइस में सिर्फ दो में था। उसके बाद ये वॉज है, पास्ट में है, तो आंसर भी पास्ट में होगा, तो पास्ट आंसर हो गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। ठीक है, फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। अब से देखो, वर्ल्ड मतलब क्या होता है? जंगली। तो कहीं से कुछ दिखाई दे रहा है कि हम किसी को अटेंशन दे रहे हैं या पावर दे रहे हैं, उसमें जंगल का कुछ बात आ रहा है? नहीं आ रहा है। अच्छा, प्रोविडेंट फंड होता है, जानते हो? बचा के जो रखने वाला प्रोविडेंट फंड होता है, जानते हो ना? पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड। तो इसमें कोई फंड फंड कुछ भी समझ में आ रहा है कि ऐसा हम कुछ बचा रहे हो या कुछ कर रहे हो? नहीं। अच्छा, कॉशियस, कॉशियस मतलब क्या होता है? कॉशियस मतलब होता है कि, अरे यार मुझे हिंदी मीनिंग नहीं आती है, पता नहीं क्यों। कॉशियस मतलब सावधान। हाँ, सावधान कुछ कह सकते हैं ना, सावधान वाला टाइप का। हाँ, तो सावधान वाला कुछ हो सकता है ऐसा, सावधान से कुछ रिलेशन आ रहा है? नहीं आ रहा है। यही आंसर है कि नहीं? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा भैया देखो, क्रक्स क्या कह रहा है? क्रक्स का साइनोनिम बताना है। तो क्रक्स किसको बोलते हैं हम? क्रक्स हम नहीं बोलते हैं इसका क्रक्स ये है, इसका समरी ये है, इसका इसेंस ये है। मेरे लाइफ का इसेंस क्या है कि मैं अभी तक पढ़ाई की, मेहनत की, और मैं इंस्पेक्टर हूँ। ठीक है, ये मेरे लाइफ का अभी तक का इसेंस है, मेरे लाइफ का अभी तक का क्रक्स है, मेरे लाइफ का अभी तक का समरी है। तो क्रक्स का साइनोनिम पूछा है तो क्या कर देंगे? इसेंस है। प्रपोजल, द प्रपोजल ऑफ हिज आर्गुमेंट वाज द एजुकेशन सूट, नहीं नहीं, द क्रक्स ऑफ हिज आर्गुमेंट, जो वो आर्गुमेंट कर रहा था, जो उसका समरी था, जो उसका क्रक्स था, जो उसका इसेंस था, जो उसके आर्गुमेंट का जो इसेंस था, वो ये था कि थ्रू आउट द लाइफ एजुकेशन चलना चाहिए। तो ड्राफ्ट नहीं हो सकता, एटिकेट तो हो ही नहीं सकता। एटिकेट मतलब होता है तुम्हारा वो, क्या बोलते हैं? एटिकेट्स मतलब होता है, अरे हिंदी मीनिंग क्यों नहीं आता है मुझे? एटिकेट्स मतलब होता है संस्कार टाइप की कुछ चीज़ों को कहते हैं एटिकेट। ठीक है, संस्कार टाइप की कुछ चीज़ों को एटिकेट कहते हैं। ड्राफ्ट तो कुछ और होता है, ईमेल ड्राफ्ट करना, मेल ड्राफ्ट करना, पेपर ड्राफ्ट करना है, तो अलग चीज़ है। प्रपोजल अलग चीज़ है, किसी चीज़ को प्रपोज करना कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि उसके आर्ग्यूमेंट का क्रक्स था, उसके आर्ग्यूमेंट का
समरी था, उसके आर्गुमेंट का इसेंस था, उसके आर्गुमेंट से हमें क्या पता चल रहा था कि एजुकेशन थ्रू आउट द लाइफ रुकनी नहीं चाहिए, तो इसेंस इसका आंसर है। प्रपोजल, ड्राफ्ट, रेटिकेट ऐसे भी हटा दिए तो इसेंस ही ऑप्शन बचा, यही एक आंसर होगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, अब बताओ, ये भाई अभी तक ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आया है जिसको तुम कॉमन सेंस से नहीं कर सकते थे। अरे यार, ये चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, ऐसा अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया जिसको तुम कॉमन सेंस से नहीं कर सकते थे मेरे भाई। तुम कर सकते थे। देखो इस सवाल क्या है, कह रहा है कि ऑल द शेफ्स इन द वर्ल्ड आर फेमस बिकॉज ऑफ देयर। अब जब कलनरी होता है ना, कलिनरी, तुम देखोगे ना, जब तुम ये सब नॉर्मल रीडिंग करोगे, मैं इसलिए कहता हूँ रीड करने के लिए, रीडिंग जब करोगे ना, तो रीडिंग से तुम्हारे ये सारे क्वेश्चन सही होते हैं। रीडिंग से तुम चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स ले लो, चाहे तुम वोकैब ले लो, चाहे तुम क्लोज टेस्ट ले लो, चाहे तुम कॉम्प्रिहेंशन ले लो, सब के सब क्वेश्चन तुम्हारे, एरर भी, इंप्रूवमेंट भी, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे रीडिंग से ठीक हो जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ रीडिंग करो, बार बार कहता हूँ रीडिंग करो। और बार बार मैं तुम्हें ये भी कहता हूँ कि अगर तुम सही में अभी तुम इंग्लिश सच में बहुत बेसिक से कर रहे हो, बिल्कुल जीरो से, तुम्हारा रीडिंग अच्छा नहीं है, तुम्हें हमारे मंथन एप्लीकेशन पे भाई 90 डेज चैलेंज जो है इंग्लिश का, वो ट्राई करना चाहिए। उससे तुम्हारे रीडिंग को मैं इतना ज़्यादा बेहतरीन बना दूंगा, इतना ज़्यादा तुम्हारे लैंग्वेज के ऊपर कमांड करा दूंगा कि तुम बहुत आसानी से सब कुछ कर लोगे। ठीक है? तो इसका क्या होगा, कलिनरी। कोलिनरी होता नहीं, कलिनरी होता नहीं, कलिनरी ये एक टाइप का स्पेलिंग चेक था। बाकी कलिनरी यूज किया जाता है शेफ्स के, मतलब खाना में, किचन में, ये सब में क्या यूज किया जाता है, कलिनरी यूज किया जाता है। ठीक है, कलिनरी मतलब होता है, अब मुझे एक्चुअल नहीं पता है मतलब क्या होता है, शायद प्लेट चम्मच वाला कुछ रिलेटेड होता है, उसी से कलिनरी उसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एंटोनिम पूछ रहा है ब्रीटल का। ब्रीटल का एंटोनिम पूछ रहा है। तो ब्रीटल मतलब क्या होता है? ब्रीटल मतलब होता है जो आसानी से टूट जाता है। जैसे मेटल होते हैं ना, कुछ ब्रीटल होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं। मतलब कि कैसा होता है वो? या ब्रीटल मेटल नहीं होता है, मेटल से नॉन मेटल से पढ़ा होगा तुमने, ब्रीटल जो होता है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? मजबूत, रेसिलियंट होगा, है कि नहीं? रेसिलियंट, मजबूत। ब्रीटल मतलब होता है कमजोर हो गया टाइप का। चाहे ब्रीटल तो बहुत नॉर्मल वर्ड है, तुमने साइंस में पढ़ा होगा, या ब्रीटल मतलब ब्रीटल पढ़ा होगा साइंस में पक्का, क्लास 10th 9th में भी है भाई, ये 9 10th के मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में आता है, ब्रीटल मेटल है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, जो आसानी से टूट फूट जाता हो, बिल्कुल जो चूर चार हो जाता हो, तो उसी को बोलते हैं ब्रीटल। तो ब्रीटल मतलब क्या होगा? डेलिकेट मतलब भी आता है, आसानी से जो टूटने वाला डेलिकेट होता है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अलूफ का मतलब नहीं पता मुझे, मतलब पता है मुझे, याद नहीं आ रहा है। क्रंची मतलब क्या होता है? क्रंची मतलब भी वही होता है जो कर कर करके टूटता फूटता नहीं है, चर चर आवाज आती है उसको, ये भी। रेसिलियंट इसका आंसर होगा। यहाँ से पता चल रहा है कि ब्रिटल का मतलब होता है कमजोर होता है, जो कि फटाक से टूट जाए, उस चीज को ब्रिटल बोलते हैं। तो रेसिलियंट क्या हो गया उसका? रेसिलियंट, जो कि रेजिस्ट करता हो टूटने से, जो कि मतलब कि मजबूत होता है, उसको क्या बोलते हैं? रेसिलियंट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेसिलियंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट एरर। अच्छा, एरर फाइंड करना है हमें। देखो ये बहुत ही नॉर्मल सा एरर है, तुम्हारे कॉमन लैंग्वेज का एरर है ये। ठीक है, लैंग्वेज का एरर है ये। हाँ, कोई रिलेशन, तुम्हें कोई यहाँ पे ग्रामर का रूल नहीं लगाना है। ग्रामर का रूल होगा भी तो आई डोंट नो और एंड आई डोंट केयर कि क्या ग्रामर का रूल है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा, कोई बात नहीं। ये क्या कह रहा है? सोल्यूशन टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल अ लॉन्ग वे अवे। देखो भाई, कंट्रीज प्रॉब्लम्स आर स्टिल, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, एस लगा हुआ है मतलब ये प्लूरल है, तो यहाँ पे आर लगा हुआ है, मतलब ये सेंटेंस तो सही है। सॉल्यूशंस टू, सॉल्यूशन किसके? सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस टू माय प्रॉब्लम, तुम देखो ना, सॉल्यूशंस टू माय प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस टू माय प्रॉब्लम, तो सॉल्यूशंस टू तो सही लग रहा है, तो ये भी सही है। अ लॉन्ग वे अवे मतलब वही बहुत दूर है, अ लॉन्ग वे अवे, अ लॉन्ग वे अवे अभी बहुत दूर है, तो ये भी सही है। तो इसी में गलत है, मतलब यही वाला आंसर सही है हमारा। एरर इसी में है। अब एरर है क्या? कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे तुम पढ़ते भी होगे ना, तो इंटरनल प्रॉब्लम होता है, इंटरनल प्रॉब्लम। कंट्रीज इंटरनल प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीरियर नहीं, इंटरनल प्रॉब्लम हो गई ना, इंटरनल सिक्योरिटी। तुम पढ़ते होगे ना, इंटरनल सिक्योरिटी आती है, इंटरनल प्रॉब्लम्स आता है, इंटरनल तुम्हारा जो रेमिफिकेशंस होते हैं, सब जो चीजें बोली जाती है, इंटरनल इंटरनल सिविल वॉर चल रहा है। तो इंटीरियर नहीं, इंटरनल होता है। ये लैंग्वेज का एरर है, ठीक है, इसमें कोई ग्रामर रूल नहीं लगाया गया है। तो वैसे तुम देखो, तोड़ दोगे तो भी तुम कर सकते थे। प्रॉब्लम्स आर है तो प्रॉब्लम्स आर है, हो सकता था यहाँ पे प्रॉब्लम्स इस दिया होता तो तुम समझ लेते कि एरर है। नहीं, यहाँ पे एस भी लगाया, आर भी लगाया, मतलब ये वाला सेंटेंस तो सही है। सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, ये भी सेंटेंस सही है। और लॉन्ग वे अवे मतलब अभी बहुत दूर है, मतलब ये सेंटेंस भी सही है। तो यही बच रहा है, तो यही वाला हमारा आंसर हो गया। और बाकी इंटीरियर में तुम्हें बता दिया कि इंटीरियर प्रॉब्लम नहीं, इंटरनल प्रॉब्लम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? इंप्रूव करना है। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये तुम कह सकते हो कि तुम्हारा ग्रामर का हो, इस पे बहुत ज्यादा एरर के क्वेश्चन आते हैं। इस वाले तुम्हारे इस वाले स्ट्रक्चर पे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे, इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे बहुत सारे एरर के क्वेश्चन आते हैं एसएससी में।
ठीक है। ये कह रहा है, एक तो तुम पहले ये जान लो कि जहां भी वेन लग गया, वेन कंडीशनल है, जब तुम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ोगे ना ग्रामर में, जब तुम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ोगे, देखो दो तीन चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर के, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग, ठीक है। ये सारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एसएससी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस और क्वेश्चन टैग के ऊपर, ठीक है। तो इसका देखो ये क्या कह रहा है कि व्हेन आई सॉ हिम, एक तो तुम जानते हो कि व्हेन आई सॉ हिम आई विल आस्क, जब ये विल आ गया इसका मतलब है कि भैया ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर के साथ पास्ट तो आ नहीं सकता, या तो प्रेजेंट आएगा या तो फ्यूचर आएगा, दोनों में से पास्ट तो आ नहीं सकता। हाँ, तो यहाँ पे ये तो गड़बड़ है कि सौ तो होगा नहीं, उसी को बोल रहा है सही करने के लिए, तो पास्ट नहीं आ सकता, तो हैड सीन भी पास्ट हो गया, हैव सीन परफेक्ट में आ जा रहा है, लेकिन अभी ठीक है, हैड सीन से एक ऑप्शन तो हमने हटा दिया, ठीक है। शैल सी हिम, अब एक होता है कंडीशनल सेंटेंसेस, जब तुम पढ़ोगे तो जब व्हेन, प्रोवाइडेड, ये जब कंडीशंस लगते हैं ना, कि जब मैंने उसको देखा, जब मैं उसको देखूंगा, तो एक तरीके का कंडीशन है ना ये, कि मैं जब तुम्हें देखूंगा, जब मैं तुमसे मिलूंगा तब तुमसे ये बात करूंगा, जब मैं तुमसे मिलूंगा तब तुमको ये चीज दूंगा, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है ना कि जब मैं तुमसे मिलूंगा, तो ये जब जैसा चीज आ गया, प्रोवाइडेड जैसा चीज आ गया, तो इसके बाद कभी भी फ्यूचर सेंटेंस नहीं आएगा यहाँ पे, हमेशा क्या आएगा, पास्ट आएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हेन, अब यहाँ पे होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, फिर होता है आई विल, मतलब पूरा मान लो ये फ्यूचर टेंस होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर ऐसे करोगे तुम, तो ये हो जाता है व्हेन, ये हो जाता है तुम्हारा व्हेन प्लस प्रेजेंट टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस, ठीक है, जब ये कंडीशनल सेंटेंस का बनता है तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, जब व्हेन दिया है तो व्हेन के बाद हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, व्हेन के बाद क्या लगाते हैं भाई, प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, व्हेन के बाद क्या लगाते हैं, प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे सौ दिया है जो कि पास्ट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस क्या हो जाएगा, सी हिम, ठीक है, प्रेजेंट टेंस क्या हो गया, सी हिम, प्रेजेंट टेंस हो गया सी हिम। तो यहाँ पे आएगा व्हेन आई सी हिम, जब मैं उसको देखूंगा, या जब मैं उसको देखूंगा, आई विल आस्क हिम टू रिटर्न द बुक ही बोरोड, जब मैं उसको देखूंगा तब मैं उसको बोलूंगा कि तुमने जो किताब उससे उधार ली थी वो मुझे दे दो। तो यहाँ पे सी होगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से दे दिया हूँ, आप इसको देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन क्या है, द गिवन सेंटेंस व्हेन आई सॉ हिम आई विल आस्क, तो द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बिकॉज इट मिक्सेस द टेंस शॉ, पास्ट टेंस को फ्यूचर के साथ मिक्स कर दे रहा है, हाँ इसीलिए गलत है। इन कंडीशनल, देखो आगे ना कंडीशनल सेंटेंसेस, तो कंडीशनल सेंटेंसेस दैट रिफर्स टू द फ्यूचर, करेक्ट स्ट्रक्चर इज व्हेन के साथ आएगा प्रेजेंट टेंस, उसके बाद बगल में आ जाता है फ्यूचर टेंस, व्हेन के बाद, अब ये विल, अब जानते हो क्या आता है, और एरर क्या आएगा तुम्हें, डायरेक्ट दे देगा व्हेन आई विल सी हिम, व्हेन आई विल सी हिम, अब यहाँ पे क्या देगा, प्रेजेंट भी दे देगा, व्हेन आई विल सी हिम, हाँ आई विल आस्क हिम टू गिव द बुक, आई विल आस्क हिम टू गिव द बुक, ये एरर आएगा, अगला अगला एरर ये आएगा। लेकिन तुमको क्या बताया मैंने कि प्रेजेंट आएगा, तो तुम तो कहे कि हाँ भैया यहाँ तो प्रेजेंट है, तो मतलब ये तो सेंटेंस सही है, नहीं, यहाँ पे विल आ गया, यहाँ पे विल आ गया, तो ये भी फ्यूचर में हो गया और ये भी फ्यूचर में हो गया, मतलब कि दो सेंटेंस फ्यूचर में एक साथ नहीं हो सकते। इसीलिए व्हेन के साथ हमेशा आपका क्या आएगा, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, फिर उसके बाद आएगा फ्यूचर। तो अगर आपको कहीं भी व्हेन के बाद विल दिखाई देता है, तो आंख बंद करके उसी को एरर मार दिया करो, बाकी आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। व्हेन के बाद विल नहीं होना चाहिए, अगर ये कंडीशन कुछ दिखा रहा है आगे, यहाँ पे कहीं फ्यूचर में तुम्हें कुछ फ्यूचर दिख रहा है और यहाँ पे व्हेन के बाद विल लगाया है, तो ये नहीं होगा, विल यहाँ पे ही एरर है, इस बात को आपको दिमाग में अपने हमेशा रखना है। बाकी ऐसे और भी क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा कंडीशनल सेंटेंस है। और मैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, उनके क्रक्स, उनके समरीज को मैं आपके एक एक क्लास में लेके खत्म कर दूंगा। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या समरी है, कंडीशनल सेंटेंसेस का क्या समरी है, क्वेश्चन टैग का क्या समरी है, अगर आप बोलेंगे तो आई विल ट्राई एंड आई विल गिव यू द वन वन सिंगल वन शॉट वीडियोस ऑफ ऑल दी चैप्टर्स, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, एप्लीकेशन से डाउनलोड करें पीडीएफ को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा, आउट ऑफ दोज ग्रुप मेंबर्स रोहन इज द वन हु अपोजेस अदर्स नो मैटर व्हाट दे टेल हिम। अच्छा, एनोमिनिस्ट, एगोनिस्ट, एंटा, देखो यही आंसर दे दिया, एंटा। एंटा हम क्या बोलते हैं, एंटी, तुम मेरे एंटी रहते हो यार, हमेशा मेरे उल्टा ही काम करते हो, तू हमेशा मुझे अपोज करते हो, तू मेरा हमेशा एंटी रहते हो। एंटी, अपोज, एंटागोनिस्ट, कोई दिक्कत है इसमें? तुम्हें कुछ पता है एंटागोनिस्ट में से क्या होता है? नहीं पता। तुम्हें पता है एगोनिस्ट मतलब क्या होता है, एनाटोमिस्ट मतलब क्या होता है, प्रोटैगनिस्ट मतलब क्या होता है? नहीं पता। लेकिन तुमने बस एक चीज पकड़ा कि एंटा, एंटा मतलब एंटी, एंटी मतलब अपोजिट, वो बोल रहा है कि तुम हमेशा मेरे काम अपोजिट ही काम करते हो, तो एंटागोनिस्ट आंसर हो गया इसका। बाकी इसका मतलब सच में यही होता है, एंटागोनिस्ट वो होता है जो कि अपोज करता हो, प्रोटोगोनिस्ट वो होता है जो कि हीरो, हीरो किसी पिक्चर के हीरो को क्या बोलते हैं, प्रोटोगोनिस्ट बोलते हैं। एगोनिस्ट मतलब होता है कुछ दर्द टाइप का होता है। और एनाटोमिस्ट मतलब होता है जो कि बायोलॉजी में पढ़ाई करते हैं, जो एनाटोमी करते हैं, बॉडी के एनाटोमी, एनाटोमिस्ट होते हैं, उनको एनाटोमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अपोज कर रहा है और यहाँ पे एंटा का साउंड आ रहा है, एंटी का साउंड आ रहा है, तो हमने आंसर टिक कर दिया।
है कि नहीं? और यही आंसर आपका सही भी है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है भैया? अब लो, सब कॉमन है भाई, कॉमन कॉमन। तुम कुछ नहीं पढ़े रहोगे ना तो भी तुम कर लोगे। तुम जीवन में कभी अंग्रेजी नहीं भी पढ़े होगे ना तो भी तुम कर लोगे। रुको एक मिनट देख लूँ मैथ वाला वीडियो अपलोड हुआ कि नहीं। अरे यार अपलोड क्यों नहीं हो रहा है यार? 58% हुआ अभी तक। आज भी 5 बज जाएगा क्या? दिमाग खराब हो गया यार बात। हाँ देखो भाई क्या कह रहा है, सी बिलीव्ड सी हैड बीन ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। उसको लगता है कि उसको किसी दूसरे की मिस्टेक की जगह उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, ठीक है। उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाया जा रहा है, फॉर व्हाट हैपेंड, जो भी हुआ है उसकी झूठे इल्जाम उसके ऊपर लगाया जा रहा है, उसको ब्लेम किया जा रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं? बलि का बकरा बनाना। नहीं बोलते हैं बलि का बकरा? बोलते हैं कि नहीं नॉर्मल में, बलि का बकरा बनाना। आ गया, मेड स्केप गोट, बलि का बकरा बनाना। मेड स्केप गोट, बकरा गोट, खत्म, टाटा बाय बाय। है ना? बुझाया कि नहीं बुझाया? उसको लगा कि उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो बलि का बकरा मतलब क्या हो गया? मेड अ स्केप गोट। है ना? स्केप गोट आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 19 पी क्यू आर एस है, ओके। ठीक है, पी क्यू आर एस है। एन ओपन माइंड सीक इट विथ, क्या इट क्यू से तो स्टार्ट होगा नहीं। सीक इट विथ किसके साथ? क्या इट क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, क्यू हटा दिया। अच्छा, फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉलेज इज अ पावरफुल टूल। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है ना, आर से स्टार्ट होते हुए। नॉलेज इज अ पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब नॉलेज जो है पावरफुल टूल है किसके लिए? पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो मतलब आर के बाद ओ आएगा। आर के बाद ओ कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। आर के बाद ओ यहाँ भी दिख रहा है। आर के बाद ओ यहाँ नहीं, आर से पहले ओ दिख रहा है तो ये हटा दिया। आर के बाद ओ दिख रहा था लेकिन क्यू से स्टार्ट नहीं होता था इसलिए इसको हटा दिए। अच्छा ठीक है। अभी क्या कह रहा है? नॉलेज इज अ पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। सीक इट विथ एन ओपन माइंड, इसको खुले माइंड से सीख करो, मतलब सीखो, सीख करो, सीखो। तो आर ओ क्यू पी आंसर होना चाहिए। आर ओ क्यू पी आंसर हो गया इसका। यही आंसर है मेरे ख्याल से। आज तो गलत नहीं होना चाहिए। कल आप लोग बता रहे थे कि कोई पी क्यू आर एस मेरा गलत है। तो आर क्यू ओ पी, नॉलेज इज अ पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीक इट विथ एन ओपन माइंड। सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? अब बताओ, एंटोनिम पूछा सक्सेस का। अरे भैया सक्सेस का मतलब होता है, हमको पता है सक्सेस मतलब सफलता मिल गया, तो अगर उल्टा क्या हो जाएगा? फेल हो जाएंगे। अजीब क्वेश्चन है यार बैक। बोल रहा है सक्सेस का उल्टा बताओ, कोई सवाल है? सक्सेस का उल्टा बताने के लिए पूछ रहा है, तो सक्सेस का उल्टा क्या होता है भाई? फेल। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मिला है, वो कंडीशनल सेंटेंसेस वाला, जिसमें ग्रामर का रूल तुम लगा सकते हो। बाकी और कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो तुम बिना, मतलब कि उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा अंग्रेजी की नॉलेज चाहिए। तुम्हें अगर थोड़ा सा अपने लैंग्वेज पे तुम थोड़ा सा समझ पा रहे हो कि सेंटेंस क्या कह रहा है, तुम थोड़ा सा समझ पा रहे हो कि वर्ड्स के पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंस दे रहा है, कैसा सेंस दे रहा है, तो तुम सारे क्वेश्चन कर सकते थे। है कि नहीं? आ जाओ, क्लोज टेस्ट आ गया होगा। लो भाई, क्लोज टेस्ट आ गया। अब क्लोज टेस्ट के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि वी हैव मिस्टर एक्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा ठीक है, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बात हो रही है। इट हैज कम एज अ सरप्राइज। सरप्राइज के साथ क्या लगता है? टू। फिक्स प्रोपोजिशन, सरप्राइज टू। ठीक है। सरप्राइज्ड ऐड भी लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट हैज कम एज अ सरप्राइज टू शेड्यूल ट्राइब्स। टू शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सरप्राइज था वो। तो सरप्राइज टू द शेड्यूल ट्राइब्स हु आर हु आर हु आर एमंग द मोस्ट, एमंग यहाँ पे आएगा, एमंग किसके बीच में? मार्जिनलाइज्ड हैं, मार्जिनलाइज्ड, बहुत जितने भी हमारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं। ये ग्रुप्स आ गए ना, बहुत सारे ग्रुप्स आ गए ना। सिर्फ दो हुआ होता तो बोथ आता, लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स आ गए। दो ग्रुप होते तो बोथ ग्रुप लिखते, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स आ गए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम एमंग लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एमंग लिखेंगे। है कि नहीं? ग्रुप्स के बारे में बात करें तो बहुत सारे ग्रुप्स में जो शेड्यूल ट्राइब हैं वो क्या है? एमंग में क्या हो रहा है? मार्जिनलाइज्ड है। ठीक है, वो मार्जिनलाइज कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, बहुत ज्यादा उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है। द आदिवासीज ऑफ इंडिया हैव बीन, अब देखो यहीं पे लिखा है मार्जिनलाइज्ड हैव बीन, तो यहाँ भी मार्जिनलाइज लिखा है, आंसर हो गया। मार्जिनलाइज्ड हैव बीन सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। मार्जिनलाइज है कैसे? सोशली भी मार्जिनलाइज है, इकोनॉमिकली भी मार्जिनलाइज है। उनको बहुत ज्यादा पैसे वैसे का नहीं पता कैसे क्या चल रहा है। सोशली भी बहुत ज्यादा सोशल नहीं होते हैं जो हमारे आदिवासी लोग हैं। और कल्चरली भी बहुत ज्यादा नहीं जानते, सिर्फ अपने कल्चर के बारे में जानते हैं, दूसरों के कल्चर के बारे में नहीं जानते, तो क्या है? मार्जिनलाइज्ड है।
ठीक है, बहुत कम पता है उनको, बहुत कम मार्जिन पता है उनको, तो यहाँ भी मार्जिनलाइज हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनलाइज दिया था ना कि मोस्ट मार्जिनलाइज ग्रुप है आदिवासी ग्रुप, तो उसी उसी के पास शेड्यूल ट्राइब है, उसी के बारे में तो यहाँ बता रहा, आदिवासी जो ग्रुप है वो क्या है, मार्जिनलाइज है, यहाँ भी मार्जिनलाइज बता ही दिया उसने, तो खुद ही आंसर दे दिया कि वो मार्जिनलाइज है ना। एंड डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि वेरियस बहुत ज्यादा बहुत सारे कदम भारत सरकार द्वारा उठाए जाने के बाद भी दे आर स्टिल अंडर क्या, अंडर क्या, फॉरेस्ट, अंडर सफरिंग, मतलब सफरिंग में है, और किसमें, पॉवर्टी में है, गरीबी में है, दे आर स्टिल अंडर पॉवर्टी। बहुत सारा गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम चलाया, ये सब चलाया, बहुत सारे कदम उठाए, फिर भी वो पॉवर्टी में है, गरीबी में है, और सफरिंग में है, सफर कर रहे हैं, गरीब है ना। फॉरेस्ट तो अलग चीज होगी ना, उनका तो नॉर्मल चीज है, एबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा ये होगा नहीं, रिवर तो अलग चीज है, छोटा तो पॉवर्टी में है और सफरिंग में है। देयर फोर द एलिवेशन ऑफ अ लीडर, देयरफॉर द प्रेसिडेंट ऑफ अ लीडर तो होगा नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट एक खुद लीडर है, तो प्रेसिडेंट ऑफ अ लीडर तो यहाँ से ऑप्शन ही खत्म हो गया। द रिजेक्शन ऑफ अ लीडर फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप डज नॉट इंडिकेट दैट नाउ द एंटायर कमिटी विल बी अपलिफ्टेड। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, सिर्फ इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि बस एक हमने अगर आदिवासी कैटेगरी से, आदिवासी कम्युनिटी से कोई एक प्रेसिडेंट बना लिया है, तो इसका जरूरी नहीं है कि वो इंडिकेट करता है कि वो इंटायर कम्युनिटी जो है वो अपलिफ्ट हो जाएगी। तो जो क्या कह रहा है, द एलिवेशन, एलिवेशन, क्योंकि एक्सक्लूजन मतलब भी बाहर निकालना हो गया, रिजेक्शन तो बाहर निकालना हो ही गया, प्रेसिडेंट हो नहीं सकता। तो एलिवेशन, एलिवेशन मतलब क्या हो गया कि किसी को उठाना, जैसे कि हमारी अभी प्रेसिडेंट जो है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वो शेड्यूल ट्राइब से आई हुई हैं, हाँ, आदिवासी कैटेगरी से आई हुई हैं, आदिवासी कम्युनिटी से आई हुई हैं, तो उनको बना देना से प्रेसिडेंट ये जरूरी नहीं बताता है कि उनको हम अपलिफ्ट कर देंगे या उनको मार्जिनलाइज कैटेगरी से बाहर ले आएंगे। हाउएवर दिस काइंड ऑफ मूव में ब्रिंग सर्टेन चेंज, हो सकता है कि ये जो मूव है जो हमने बनाया है, जो भारत देश में जो हमारे शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से हमारी जो प्रेसिडेंट बनी है, वो कुछ चेंजेस ला सकता है आदिवासी के स्टेटस में, बट ऐसा नहीं है कि हम उनको गरीबी से ही बाहर निकाल देंगे अगर हम क्यों उनकी कम्युनिटी के किसी एक पर्सन को प्रेसिडेंट बना देते हैं तो। दैट वॉज द होल एसेंस ऑफ दैट क्लोज टेस्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो इट इज अ थैंक यू फॉर मी फ्रॉम नाउ। और अगेन आई एम टेलिंग यू, जो आपको होमवर्क दिया गया है वो क्वेंच वाला सवाल, आपको उसका मतलब बताना है आंसर में, और आपको उसको 5 बार कम से कम लिखना है कमेंट में, क्वेंच का मतलब क्या होता है और क्वेंच की स्पेलिंग लिखनी है। ठीक है, टम्बलर का मतलब क्या होता है, टम्बलर की स्पेलिंग लिखनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है कमेंट में। बाकी और आपको क्या पसंद आया ये भी लिखिएगा कि आपको और क्या पसंद आया। आई वॉन्ट अप्रिशिएशन, आई एम आस्किंग फॉर दैट, आई एम क्रेविंग फॉर दैट, सो दैट इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू ऑल, ताकि और ज़्यादा आप सीख पाएँ। ठीक है, तो एप्रिसिएशन इज नेसेसरी, अगर मैं आपको अप्रिशिएट ना करूँ तो आप भी डीमोटिवेट हो जाएंगे, है ना। तो इसी तरह सेम कंडीशन इज हियर ऑल्सो, बस ये है कि मैं मॉक नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके लिए मॉक बना रहा हूँ। ठीक है, सो जस्ट थैंक यू एंड गुड नाइट, एंड do like the video if you like the content inside it, and do comment. Okay, now I'm going to upload it now. 2:46 हो गए, आई थिंक इट विल टेक मोर 1 hours, क्योंकि अभी इसको अपलोड करना होगा, अभी मेरा मैथ वाला ही वीडियो अपलोड नहीं हुआ। चलो फिर, गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री राम, महादेव।